तो हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि काश स्थलाकृति में अपरदन तथा निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप काश स्थलाकृति काश स्थल रूप में अपरदित से कास्ट स्थल रूप किस तरह निर्माण होता है। काश स्थलाकृति में अपरदित से किस तरह स्थल रूप का निर्माण होता है, किस प्रकार का स्थल रूप का निर्माण होता है, वही देखेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि कास्ट क्या होता है, कास्ट प्रदेश क्या होता है। तो दोस्तों, चूने पत्थर की चट्टानी क्षेत्र में जल के घूलन भूमिगत जल के घूलन क्रिया के फलस्वरूप चूना पत्थर वाला चट्टान जो होता है वो तो घुल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है उसमें घुल जाता है, और डोलोमाइट रहता है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें रहता है, तो वो घुल जाता है आसानी से। तो इसीलिए उसमें घूलन प्रक्रिया जल घूलन प्रक्रिया करके अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो वही हम लिखेंगे कि चूने पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्र में भूमिगत जल की घूलन चूने पत्थर की चट्टानी क्षेत्र में भूमिगत जल की घूलन क्रिया के फलस्वरूप सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति के चूने पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्र में जल के घूलन प्रक्रिया के फलस्वरूप भूमिगत जल की घूलन प्रक्रिया के फलस्वरूप सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम काश स्थलाकृति कहते हैं। या समान रूप से कहे तो लाइमस्टोन या डोलामाइट सेल पर निर्मित सेल मतलब चट्टान, लाइमस्टोन या डोलामाइट सेल पर निर्मित स्थल रूप को हम कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। अब समझ गए आप, चूने पत्थर वाले क्षेत्र में जो जल चट्टान को घुलाकर, लाइमस्टोन चट्टान जो घुल जाता है, चट्टान को घुलाकर अलग अलग तरह का आकृति बनाया जाता है, सतह के नीचे बनाया जाता है, गुफा वगैरह बनाया जाता है। अब सब हर जगह गुफा थोड़े बनता है, हर जगह के चट्टान ठोस होता है, मजबूत होता है बहुत जगह के, तो हर जगह ऐसा स्थलाकृति थोड़े न बनता है। भारत में भी बहुत कम जगह बनता है, तो कहीं कहीं बनता है। तो यही बात है, जो जहाँ ये बनता है चूने पत्थर या लाइमस्टोन के घुल जाने के कारण अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति। तो कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं, वो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए विस्तृत एवं शुद्ध लाइमस्टोन या डोलामाइट सेल होना चाहिए। कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए विस्तृत एवं शुद्ध लाइमस्टोन सेल होना चाहिए, क्योंकि लाइमस्टोन सेल रहेगा तब ना वो घुलेगा, और घुलने के बाद वो अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण बनाएगा। अगर कोई और अन्य चट्टान रहेगा तो वो घुल ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे बनाएगा अलग अलग। तो कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए विस्तृत एवं शुद्ध लाइमस्टोन सेल होना चाहिए। विस्तृत एवं शुद्ध लाइमस्टोन सेल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लाइमस्टोन के अलावा डोलामाइट सेल भी कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए कुछ हद तक या कुछ सीमा तक सहायक होते हैं। लाइमस्टोन सेल के अलावा डोलामाइट सेल भी कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए कुछ सीमा तक सहायक होते हैं। तीसरा, कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए लाइमस्टोन या डोलामाइट सेल की परतें किसी भी रूप में हो सकते हैं। कास्ट स्थलाकृति के निर्माण के लिए लाइमस्टोन या डोलामाइट सेल की परतें किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन वलित और भ्रंशित रूप में रहे तो ये और भी अनुकूल होते हैं कास्ट स्थलाकृति के निर्माण में। लेकिन ये वलित या भ्रंशित रूप में रहे तो ये और भी अनुकूल हो जाते हैं इसके निर्माण में, कास्ट स्थलाकृति के निर्माण में। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, चूँकि कास्ट स्थलाकृति का निर्माण जल के रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। जल के रासायनिक मतलब जल अपना रासायनिक क्रिया करती है, तो तभी न वो घुलाती है चट्टान को।
तो चूँकि काष्ठलाकृति का निर्माण जल के रासायनिक क्रिया द्वारा होती है, इसीलिए भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल या कोई अन्य जल का स्रोत होना आवश्यक है, या कोई अन्य जल का स्रोत होना। तो पहला पॉइंट क्या है, तो काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए विस्तृत एवं शुद्ध लाइमस्टोन होना चाहिए। लाइमस्टोन के अलावा डोलामाइट भी कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है। और तीसरा पॉइंट ये था कि काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए लाइमस्टोन या डोलामाइट किसी भी स्तर या किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन वलित या भ्रंशित रूप काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए और भी अनुकूलन होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि चौथा पॉइंट, काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए जल के रासायनिक क्रिया के लिए, काष्ठलाकृति के निर्माण में जल का रासायनिक क्रिया होना आवश्यक है। और भूमिगत जल की पूर्ति के लिए लिखिए, भूमिगत जल की पूर्ति के लिए काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए जल का रासायनिक क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, काष्ठलाकृति के निर्माण के लिए जल की रासायनिक क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, क्योंकि जल उसका घुलनशीलता है। अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त वर्षा या पानी का पर्याप्त अन्य स्रोत होना चाहिए। काष्ठलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा होती है। काष्ठलाकृति का निर्माण जल का रासायनिक क्रिया होती है, अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त वर्षा या पानी का अन्य स्रोत होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहला काष्ठलाकृति जो बनता है वो लेपिज होता है। लेपिज कैसे, तो चलिए मैं दोस्तों बता दूं लेपिज क्या होता है। कि लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संघियों को विस्तृत कर, लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संघियों को अपनी घूलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगती है। चट्टान की संघी मतलब क्या, चट्टान के ऊपर जो ज्वाइंट होता है उसी को हम संघी कहते हैं। तो लाइमस्टोन की खुली सतह, लाइमस्टोन मतलब चट्टान, लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संघियों को अपनी घूलन प्रक्रिया द्वारा विस्तृत करने लगती है, जिससे छोटी छोटी सीख रेखाओं का निर्माण हो जाता है। जैसे कि इस तरह करके निर्माण हो जाएगा, ऐसे सीख रेखाएं का निर्माण हो जाएगा। चट्टान जैसे मान के चलिए ऐसे कट जाएगा चट्टान की घूलन प्रक्रिया के द्वारा। तो लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संघियों को अपनी घूलन यानी कि चट्टान के ज्वाइंट को अपनी घूलन प्रक्रिया के द्वारा विस्तृत करने लगती है, जिससे छोटी छोटी सीख रेखाओं का निर्माण हो जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, इनकी दीवारें खड़े पतली तथा नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इनकी दीवारें खड़े पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अर्थात इस प्रकार की स्थलाकृति को हम लेपिज कहते हैं। सीख रेखाएं इसी को बोलता है, छोटा छोटा सीख रेखाएं में बदल जाता है। अर्थात इसी प्रकार के स्थलाकृति को हम लेपिज कहते हैं। पूरा स्थलाकृति को हम लेपिज कहते हैं। अलग अलग कास्ट प्रदेश में लेपिज को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में से क्लेंटिन बोलते हैं, क्लिंट बोलते हैं, क्लिंट। इंग्लैंड में से क्लिंट बोलते हैं, जर्मनी में से कैरन बोलते हैं।
जर्मनी में से कैरन बोलते हैं, सर्बिया में से बोगास बोलते हैं, बोगास बोगास, सर्बिया में से बोगास बोलते हैं। अब दोस्तों दूसरा स्थलाकृति है धोलरंध्र। धोलरंध्र का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, कि चट्टान की घूलन क्रिया के द्वारा चट्टान की जल की घूलन क्रिया के चट्टान का मैं बोल रहा हूँ, जल की घूलन क्रिया के द्वारा चट्टान की संधियों के विस्तार होने पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है, असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है। जल की घूलन क्रिया के द्वारा चट्टान के संधियों के विस्तार होने पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है। जैसे इस तरह चट्टान है तो असंख्य तो चट्टान है तो असंख्य छोटा छोटा छिद्र गड्ढा अलग अलग आकृति में निर्माण हो जाता है। तो जल की घूलन क्रिया के द्वारा चट्टान के संधियों के विस्तार होने पर असंख्य छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम धोलरंध्र कहते हैं। और आकार के आधार पर धोलरंध्र को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आकार के आधार पर धोलरंध्र को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि कीपाकार धोलरंध्र, इस तरह अगर रहेगा तो उसको कीपाकार कहेंगे। दूसरा बेलनाकार, जैसे ये हो गया बेलनाकार। पहला कीपाकार और दूसरा बेलनाकार। इसकी गहराई 3 से 8 मीटर तक की होती है। इसकी गहराई 3 से 8 मीटर तक की होती है। लास्ट में लिखेंगे अधिक विस्तृत धोलरंध्र को हम विलयन छिद्र कहते हैं। अधिक विस्तृत धोलरंध्र को हम विलयन छिद्र कहते हैं। विलयन छिद्र का निर्माण इस तरह होता है। जैसे छोटा छोटा धोलरंध्र था तो अगर अधिक विस्तृत हो जाता है तो विलयन छिद्र उसको कहते हैं। अधिक विस्तृत धोलरंध्र ये हो गया, और ये अगर विस्तार हो जाएगा तो ये हो गया विलयन छिद्र, ये हो गया धोलरंध्र। डायग्राम बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए। तो अधिक विस्तृत धोलरंध्र को हम विलयन छिद्र कहते हैं, विलयन छिद्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे क्लास अपना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे बार बार रिवीजन करिए।